हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाला स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न ज्योग्राफी का भौतिक स्वरूप संरचना और उच्चावच चैप्टर 2 का है। ठीक ना, चैप्टर 2 का है ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न और इसका लघु-उत्तरीय अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हम लोग करवा चुके हैं। ठीक ना, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दीर्घ-उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि भारत को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है, उनका वर्णन करें। तो देखिए, ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसका मतलब क्वेश्चन लॉन्ग है। ठीक ना, बहुत ही शॉर्ट करने का कोशिश किए हैं, लेकिन उतना ही शॉर्ट ना करेंगे जितना कि क्वेश्चन। अब ऐसा थोड़ा ना किएगा कि लाइन का दे दें, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका तो आंसर देना ही ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं, जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक हम किए हैं शॉर्ट करने का। ये पहला क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन मतलब आंसर जो है और थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप लोग डरिएगा नहीं। ठीक ना, और आगे जो है शॉर्ट है। ठीक है, तो चलिए देखिए, समझ गए ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो भारत को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है, उनका वर्णन करें। तो भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। ठीक ना, पहला देखिए है कि उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग अब देखिए क्या है। देखिए, तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 5 भागों में बांटा जा सकता है। जो ब्लू वाला रहेगा ना, वो 5 भागों में बांटे हैं और उनका वर्णन भी कर रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए, उत्तर का पर्वतीय भाग हो जाएगा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र के इस भाग को उप हिमालय, बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय या हिमालय की पदस्थली भी कहते हैं। नवीन मतलब समझते हैं ना, नया, तो नवीन हिमालय और हिमालय की पदस्थली भी कहते हैं। ये हो जाएगा पहला वाला इसका। ठीक ना, अब इसी में देखिए दूसरा देखिए है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान इसका दूसरा देखिए, तो इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। जो ये है ना उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है ना, इसे और क्या कहते हैं, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है। यह जो है विशाल मैदान जो है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, यह एक कैसा मैदान है, तो एक समतल मतलब समझ रहे हैं ना, प्लेन मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग देखिए यहाँ पे लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है ना, लंबा कितना है जो देख रहे हैं ना, लंबा कितना जो देख रहे हैं ना, 3200 किलोमीटर तक लंबा है और लगभग चौड़ा कितना, तो 150 से 300 किलोमीटर तक लगभग चौड़ा है। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है। ठीक ना, तो क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान कितना लंबा है या कितना चौड़ा है। ऑप्शन में दे देगा, ए में दे देगा 3200, बी में दे देगा 3400, सी में दे देगा 4000, डी में दे देगा 900। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3200। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका देखिए तीसरा देखिए कि थार का मरुस्थल, तीसरा हो जाएगा इसका थार का मरुस्थल। तो थार का 85% भाग भारत में आता है। थार का जो 85% भाग है ना, वो मरुस्थल में आता है, जिसको रेगिस्तान भी बोलते हैं, जहाँ ज़्यादा होता है हमारे राजस्थान में। भारत के अनुसार थार के मरुस्थल का देखिए आ ही गया। राजस्थान में विस्तार 62% है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। जो राजस्थान जो है ना, जो जितना मान के चलिए कि इतना है, इतना जगह है राजस्थान के पास, तो 61.11 यानी कि समझिए आधा से ज़्यादा यानी ई वाली मरुस्थल से क्या है, घिरा हुआ। थार से क्या हुआ, घिरा हुआ। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल भारत में कहाँ, यानी थार कहाँ है, तो राजस्थान में है। कितना घिरा हुआ राजस्थान, मतलब पूरे राजस्थान में ही थार नहीं है। ठीक है ना, कहीं कहीं मिट्टी भी है। तो मतलब 61% में क्या है, थार है, और बाकी सब में मिट्टी वगैरह ये सभी है। चलिए अब चौथा इसका देखते हैं। तो चौथा है देखिए दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्षिण के पठार को दक्कन का पठार भी कहते हैं। ठीक ना, एक भौगोलिक रूप से भिन्न क्षेत्र है जो गंगा के मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। जो दक्षिण का जो पठार है ना, वो कहाँ स्थित है, इधर देखिए हो गया बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर हो गया अरब सागर, जैसा बीच में हो गया क्या, ये भारत हो गया। ठीक ना, तो ये दोनों के बीच में स्थित है कौन सा, दक्षिण का पठार। ठीक ना, दक्षिण का पठार बीच में स्थित है। इसमें सतपुड़ा रेंज के उत्तर में एक पर्याप्त क्षेत्र शामिल है। सतपुड़ा जगह का नाम है, सतपुड़ा रेंज के उत्तर में एक पर्याप्त क्षेत्र शामिल है। ये इसका हो जाएगा
आंसर, ठीक ना। तो इसका देखिए पाँचवा, देखिए थोड़ा सा बोले हैं ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग अब शॉर्ट करने की पूरा कोशिश किए, लेकिन वहीं तक ना करेंगे जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये थोड़ा ना कि एक एक लाइन में दे दें, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है आंसर कुछ दे रहे हैं। समुद्र तटीय मैदान, इसका देखिए आंसर हो जाएगा समुद्र तट का क्षेत्रफल 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि तट रेखा और 1197 भारतीय द्वीपों की एक तट रेखा है, जो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। भारत में तटीय मैदान तराई को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, अंतर्देशीय और तटीय मैदान। तो ये था कौन सा क्वेश्चन का, ये था पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना। थोड़ा सा लंबा तो है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका तो आंसर देना था ना। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक छोटा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि हिमालय के पर्वतीय भाग और दक्षिण के पठार का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां, पहला है महान हिमालय, मध्य हिमालय, तीसरा हो जाएगा शिवालिक हिमालय से मिलकर बना है, ठीक ना। ये तीनों मिलकर से बना हुआ है, ठीक ना, जो पश्चिम से पूरब की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, ठीक है। जबकि दक्षिण का पठार दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय है और सबसे पुराना पठार है। यह गोंडवाना भूमि का एक खंड है और मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टानों से बना हुआ है। इसकी चौड़ाई और दक्षिण की ओर पतला ऊंचाई मुख्यतः 400 से 900 मीटर तक है, ठीक ना। तो ये था दूसरा का आंसर, ठीक ना। तो दूसरा का आंसर समझ गए होंगे आप लोग, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, सपोर्ट आप लोग करते रहिए ना। जैसे हम लोग का भी सपना है कुछ, मतलब आप ही लोग के जरिए ये हो सकता है। हम मेरे पे भी डिपेंड करता है और मेरे साथ साथ आप लोग पे डिपेंड करता है। जैसे हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो वीडियो मतलब प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अब जब वीडियो को लाइक ही ना करिएगा, ना सब्सक्राइब ही करिएगा, ना शेयर ही करिएगा, तो फिर कैसे होगा। हम वीडियो बनाने तो बना के कम से कम एक दिन में 5 वीडियो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए ना। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान को कितने उपभागों में बांटा जा सकता है, उनका विवरण दे, ठीक ना। जो भारत के उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी मैदान ऊपर वाला, उनको कितनों भागों में बांटा जा सकता है, उनका विवरण देने के लिए बोल रहे हैं। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। 3 भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। अब चलिए तीनों को देखते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए भाबर है, भाबर देखिए हिमालय से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इससे एक मैदान का निर्माण होता है, इसे भाबर कहा, अच्छा यहाँ बाबर लिखा गया, भाबर लिखा गया, नहीं भाबर होगा, ठीक ना, भाबर कहा जाता है। यह एक उपजाऊ मैदान, जो भाबर होता है ना, एक उपजाऊ मैदान होता है, वहाँ फसलें बहुत अच्छे होते हैं, ठीक ना। दूसरा हम देखिए कि तराई, तो इसका विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, परंतु फास्फोरस एवं पोटास आदि पोषक तत्व की कमी होती है, इसलिए इस मिट्टी में मध्यम श्रेणी की उर्वरा शक्ति पाई जाती है। मतलब थोड़ा सा इसमें कम उपजाऊ होता है, ठीक ना। अगर कुछ बोए हैं तो थोड़ा सा इसमें उपजाऊ कम होता है, ठीक ना, लेकिन उसमें जो था ऊपर वाला, ठीक है ना, ये भाबर में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब समझिए। तो अब देखिए तीसरा है जलोढ़ मैदान, ठीक ना। तो जलोढ़ मैदान देखिए कि जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा गया, खादर और बांगर। खादर और बांगर हम लोग देख चुके हैं ऊपर में ही। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है, भारत के विभिन्न प्राकृतिक विभाग जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा, प्रकृति के पास एक योग्यतम उत्तरजीविता है जो स्थिति या प्रकृति के अनुसार पालन करती है। भारत एक ऐसा देश है जहां कुछ क्षेत्रों में कश्मीर की तरफ बर्फ़ के पहाड़ बहुत ठंडे हैं, राजस्थान की तरह कुछ गर्म भी है, कुछ सामान्य तापमान भी है।
कुछ क्षेत्रों में उच्च वर्षा होती है। भारत के कुछ राज्यों में घाटियाँ नदियाँ विभिन्न भौगोलिक है क्षेत्रों, ठीक ना। जैसे भारत जो ऐसा एक देश है जहाँ सब कुछ अलग अलग होता है, मतलब कहीं पे ठंडा बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे वर्षा बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं पे बहुत कम होता है, कहीं पे नदियाँ बहुत ज़्यादा तो कहीं पे घाटियाँ जब बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग सब होता है, ठीक ना। कहीं पे तापमान ज़्यादा तो कहीं पे तापमान कम है, ठीक है। यह उन लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करता है जो वहाँ रहते थे, मतलब उन लोगों को प्रभावित करता है जो जैसे कश्मीर में रहते हैं तो उन लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करता है, ठीक ना। ठंडा बहुत वहाँ ज़्यादा रहता है, राजस्थान में तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। यह उन तरीकों को भी प्रभावित करता है जैसे वे व्यवसायों पर रहते हैं, व्यवसाय पे भी निर्भर करता है उसका, ठीक ना। भारत के ठंडे क्षेत्रों का उदाहरण ले तो मुख्य फसल सेब है, दूसरे भाग में केरल है जहाँ वर्षा की अधिकता है। तो मुख्य फसल कौन सा है, सेब है, और दूसरे भाग में केरल है जहाँ मुख्य वर्षा की अधिकता है, ठीक ना। केरल में अधिक वर्षा अच्छी होती है, ठीक ना। ठीक है, देखिए इसके इसी में है, देखिए केरल में कौन सा होता है मुख्य फसल, केरल का मुख्य फसल कौन सा हो जाएगा, चावल। केरल का देखिए यहाँ पे मुख्य फसल कौन सा हो जाएगा, चावल। और ये था सेब, किस में था, तो मुख्य फसल सेब है, ठीक ना। और केरल में कौन सा हो जाएगा, तो केरल में चावल है, केरल में है चावल। महाराष्ट्र जैसे राज्य में लोग दलहन और कुछ अनाज की फसलें लगाते हैं। महाराष्ट्र में कैसा अनाज लगाते हैं, तो दलहन लगाते हैं फसलें, ठीक ना। लोगों को एक स्थिति के रूप में अनुकूल किया जाता है और वे अपना काम करते हैं। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र उनके जैविक चक्रों पर प्रभावित होते हैं। जो लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके रक्त में आरबीसी की संख्या अधिक होती है। जो लोग ऊंचाई के मतलब ऊंचाई वाले जगहों पे रहते हैं ना, उनके लिए ऑक्सीजन की मतलब ज़्यादा अधिकता होती है, ठीक ना। क्योंकि ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक ना। ऊंचाई पे क्या होती है, ऑक्सीजन पे कमी होती है, इसलिए उन लोगों जो ऊंचाई पे रहते हैं उन लोगों को ऑक्सीजन की अधिकता होती है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, ठीक है। चलिए अब 5 पे चलते हैं। 5 पे देखिए, हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है, प्रकाश डालें। इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में जमा हुआ अवसादों से हुआ है, ठीक ना। टेथिस एक सागर था, उनमें कुछ अवसाद था, ठीक ना, उनसे हुआ है। भारतीय भूखंड, भूखंड का मतलब होता है प्लेट, भूखंड का मतलब क्या हुआ, प्लेट। जब उत्तर की ओर सरककर उत्तरी भूखंड से टकराया तो दोनों भूखंडों के बीच यानी दोनों प्लेटों के बीच की तल छठी चट्टानें मुड़कर ऊपर की ओर उठ गई, जिनसे हिमालय का निर्माण हुआ। इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। जैसे देखिए कैसे हुआ, ये मान के चलिए एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक ना। अब दोनों टकराया, रुकिए देखिए, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट, अब दोनों टकराया आपस में, तो क्या हुआ, जैसे टकराएगा तो ऊपर की ओर उठेगा ना, ये ऊपर की ओर उठा, ये ऊपर की ओर उठा, ऐसे करते करते फिर एक हिमालय पर्वत यानी कि पहाड़ का रूप ले लिया। और ये तुरंत नहीं हुआ, ये नहीं कि मतलब 10 साल में 20 साल में हो गया, नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष लगा है ऐसा होने में, ठीक ना। तो ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार के उपभागों के नाम लिखे और उनमें एक का वर्णन करें। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार का जो उपविभागों है उनका देखिए नाम है दक्कन का पठार, मध्य का उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार, ये हो गया इसका उपविभाग, ठीक ना, नाम हो गया। प्रायद्वीपीय पठार का क्या हो गया, नाम हो गया। अब देखिए इसका एक का क्या करा, वर्णन करने के लिए, तो हम लोग कर दे रहे हैं यहाँ पे दक्कन के पठार का। तो दक्कन का पठार एक भौगोलिक रूप से निम्न क्षेत्र है जो गंगा के मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, ठीक ना। ये जो दक्कन का पठार हम लोग पहले देखे हैं ना, कहाँ स्थित है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं शायद, और 4था नंबर क्वेश्चन में। और इसमें सतपुड़ा रेंज के उत्तर में एक पर्याप्त क्षेत्र शामिल है जिसे लोकप्रिय रूप से विभाजित माना जाता है। यह उत्तर भारत और दक्कन है, ठीक ना, यह उत्तर भारत और दक्कन है, ठीक ना। तो ये था 6ठा नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक ना। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इसका देखिए आंसर हो जाएगा, यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूरब की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली
है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। तो ये जो क्वेश्चन अभी इसका जो आंसर आ रहा है ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं नहीं। तो चलिए इसके आगे देखिए, अब तीनों के बारे में जानते हैं, ठीक ना, तीनों के बारे में जानते हैं। महान हिमालय है, महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बनता है कि हिमाद्री को और किस नाम से जानते थे, महान हिमालय। या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि महान हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, तो हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक ना। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है महान हिमालय जो है, यानी कि हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। दूसरा है मध्य हिमालय, हिमाचल पर्वतमाला जिन्हें लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे श्रेणी लिखा गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, श्रेणी होगा, ठीक ना। शिवालिक देखिए हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ियाँ या बाह्य हिमालय हिमालय की एक बाहरी पर्वतमाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक चलती है। यह लगभग 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है और इसके शिखरों की औसत ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर है। इसकी ऊंचाई मतलब अंतिम ऊपर ऊंचाई जो है लगभग 1500 से 2000 मीटर तक है, ठीक ना। तो ये था चैप्टर 2 का भूगोल का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये भी हो गया कंप्लीट। तो अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 3 का, ठीक ना। चैप्टर 3 जो कि उसका आंसर करवाएंगे लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, कारण बताएंगे उसका, सब मतलब सभी का क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, उसका भी होगा और सभी चैप्टर का भी होगा, ठीक ना। और बता देना चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का हो गया, सिर्फ भूगोल का ही बचा हुआ अभी, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मोटिवेट हो वीडियो और अपलोड करें, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।